करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस 2020 को लेकर तैयारी, ग्रीष्मकालीन राजधानी को तवज्जो। सीएम और विस अध्यक्ष भराड़ीसैंण में फहराएंगे ध्वज। औली की वादियों पर्यटकों को बिना लग रही है विरान। लॉकडाउन में भारी आर्थिक नुकसान, पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मंदाकिनी नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल और 1 लापता। प्रदेश में सड़कों पर भूस्खलन की मार जारी, बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश का कहर जारी, भारी बारिश से थल नाचनी क्षेत्र की जद में। उत्तराखंड में बुधवार को 439 नए कोरोना केस। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 4020। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 411 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या की बात करी जाए तो राज्य में 10,432 हो गई है। वहीं अब तक 6,470 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूल करना नहीं है। सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना जरूर लगाया। इसके साथ ही लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। नहीं कि हमने कहा देखिए थोड़ा दृष्टि बदलने की जरूरत है। 10,000 केस आए हैं, लेकिन एक्टिव केस 3,500 है। 7,500 केस सही हुए हैं। ये भी अगर मीडिया के माध्यम से जाए, मुझे लगता है कि उससे जनता में जो एक अनावश्यक जो भय का वातावरण बनता है, वो भय का वातावरण नहीं बनेगा। उसके कारण मानसिक रूप से लोगों पर बड़ा दबाव पड़ रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए पॉजिटिव खबरें भी जानी चाहिए कि 10,500 पेशेंट यहाँ पर टोटल आए हैं, 7,500 ठीक हुए हैं या 3,500 उसमें से एक्टिव केस हैं, बाकी ठीक हो गए हैं। उसकी इतनों की डेथ हो गई है। खबर पूरी जानी चाहिए, लेकिन हाईलाइट हम किसको करें, ये जरूर मीडिया को सोचना चाहिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में ध्वजारोपण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार ये पहला अवसर होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हमेशा से ही भराड़ीसैंण विधानसभा में तिरंगा फहराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहले ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और विधानसभा देहरादून में उनकी ओर से झंडारोहण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री और वे हेलीकॉप्टर से भराड़ीसैंण पहुंचकर विधानसभा करेंगे। और मैंने उनसे कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद हम एक कार्यक्रम वहाँ जरूर करें, क्योंकि ये पहला स्वतंत्रता
दिवस 15 अगस्त का जो आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने हामी भी भरी है, क्योंकि उस दिन अनेकों कार्यक्रम रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ विधानसभा में है, मेरे यहाँ ऋषिकेश में है, डोईवाला में है, अनेकों स्थानों में मुझे भी जाना होता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी जाना होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोग गैरसैंण में हम जाएंगे, और ये भी भगवान से प्रार्थना करूँ उस दिन मौसम ठीक रहे, चूंकि हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है और कोई रास्ता जल्दी से नहीं होगा। 15 अगस्त के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून में इस बार 15 अगस्त का जश्न पूरी पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है। बता दें कि ये पहला मौका रहेगा जब 15 अगस्त का जश्न देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में न मनाकर पुलिस लाइन में होगा। आजादी के बाद से हर साल 15 अगस्त का जश्न देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 15 अगस्त का प्रोग्राम पुलिस लाइन में रखा गया है। इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड को तिरंगे के रूप में सजाया जा रहा है। इस बार परेड में आने वाले तमाम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने की हिदायत दी गई है। जो पहले होता था, इसमें 9 प्लाटून्स रहते थे, जिनका कंटीजेंट जो हम इन्हें कहते हैं। एक कंटीजेंट में लगभग 45 लोग होते थे। इस बार कोविड को देखते हुए हमने इसको प्लाटून जो है इसको छोटा कर दिया है। एक प्लाटून में हमारे 21 जवान हैं और 9 को शॉर्ट करके हमने इसमें 4 प्लाटून कर दिए हैं। तो ये तो एक शॉर्ट हो गया प्लाटून्स का। सेकेंडली ये है कि जो उनका डिस्टेंस है, जो आपस में आपने देखा होगा अभी 2 मीटर का डिस्टेंस है, प्रत्येक जवान के बीच में 2 मीटर का है, और यही सामने वाली लाइन का है, मध्य लाइन का, पिछली लाइन का है। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी और केदारनाथ यात्रा के लाइफ रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग के बांसवाड़ा में बंद होने के बाद मार्ग को चौथे दिन खोल दिया गया। यहां पर भारी मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बंद हो गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। इसके अलावा अन्य 4 जगहों पर भी बंद पड़े राजमार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया। राजमार्ग के खुलने के बाद केदार घाटी की जनता और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली, जबकि केदार घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है, जहां ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से खेत खलियान आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा। वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे भी जानलेवा बने हुए। हाईवे पर कई जगहों पर आवागमन करना किसी खतरे से खाली नहीं रह गया है। हाईवे के बांसवाड़ा में पहाड़ी मलबा आ रहे हैं। बल्बे और बोल्डर गिरने से राज चौथे दिन खोला गया, जबकि अन्य जगहों पर भी राजमार्ग बंद पड़ा है, जिससे अब आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। ये 2-3 दिनों से वाकई बहुत संवेदनशील बना हुआ है, और इस बार बारिश में जितने भी फिशर्स हैं खुले हुए हैं, तो लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हो रही हैं, सिंकिंग की भी घटनाएं हो रही हैं। नदी का भी काफ़ी तेज बहाव है, तो जहाँ जहाँ पर नदी टकरा रही है वहाँ भी सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सभी जगह हमारी मशीन लगी है, करीब 35 मशीनें जगह जगह पर तैनात हैं, और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, पत्थरों का गिरना रुकता है, मार्ग को तत्काल खोलने जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। रुद्रपुर के कच्चा रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स ने अस्पताल के चौथे फ्लोर पर बने गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। बता दें कि नर्स हल्द्वानी के झमुआ डूंगा की रहने वाली थी और काफी समय से रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर काम करती थी और अस्पताल के ही चौथे फ्लोर पर बने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। बता दें कि मौत की जानकारी जैसे अस्पताल प्रबंधक को दी गई, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट के साथ ही इंजेक्शन व सिरिंज भी बरामद हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हॉस्पिटल से थाने में मेमो आया। मेमो पर पंचायतनामे तो यहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर और मैं आए हैं और उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। उसके कमरा खोला तो उसमें सुसाइड नोट मिला और 2 सीरेंज टूटी हुई, इंजेक्शन है और सुसाइड नोट है कि प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर देहरादून के परेड ग्राउंड व तिब्बती मार्केट के सामने लगने वाले संडे बाजार के मामले में सुनवाई करते म्यूनिसिपल कमिश्नर सुशील पांडे व जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में कारण सहित जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। ये है कि एक वीकली संडे मार्केट एसोसिएशन है देहरादून में, जो संडे मार्केट के नाम से जानते हैं।
तो उसके जो चेयरमैन है मिस्टर हीरा, उनके द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी डिवीजन बेंच में। कोई संस्था और है जो उनके नाम से फर्जीवाड़ा कर रही है, तो उस पिटीशन को डिवीजन बेंच ने डिस्पोज ऑफ किया था और ये कहा है इनका रिप्रेजेंटेशन 2 महीने में डिसाइड करो और ये भी इंक्वायर करो कि कौन सी संस्था जो जेन्युइन है। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद भी 2 महीने तक डिसाइड नहीं किया गया। तो आज हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून और म्युनिसिपल कमिश्नर देहरादून को नोटिस इशू करके शो कॉज किया ऑनरेबल कोर्ट में, और प्रॉब्ली ये मैटर 2 हफ्ते बाद दोबारा से लिस्ट होगा आफ्टर इशूइंग ऑफ नोटिस। नैनीताल के तल्लीताल में रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने नैनी झील में छलांग लगा ली। गनीमत की रही कि पुलिस एवं स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उसे सकुशल बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और उसी नशे में उसने झील में कूद गया था। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा के ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के बावजूद और राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बदहाल सड़क पर चलने की ये क्षेत्र शहीद नरपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा के ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के बावजूद और राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जबकि यह क्षेत्र शहीद नरपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की यह विधानसभा है और ग्रामीण मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सड़क निर्माण को लेकर नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस सड़क का निर्माण 18 वर्ष पूर्व हुआ था, तो तब से इस सड़क की स्थिति ऐसी है, इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए हैं, कोई इस सड़क को देखने को तैयार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार क्षेत्र में एक कार्यक्रम था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका भौतिक निरीक्षण कर चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं ग्रामीणों को कि हम जल्दी से इसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने न कोई टीम भेजी है, न कोई इसको देखने को तैयार है। और हम तो यही चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसका निर्माण हो, और बाकी बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। तो आते हैं चले जाते हैं, कोई सूचना भी नहीं देता क्या है कैसा है, आते हैं चले जाते हैं देखते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता इस रोड पे, इसमें कोई काम। कितनी लंबी सड़क है, कितनी दूरी की है लगभग? ये करीब 2-2.5 किलोमीटर की होगी, भुइयां से लेके भुइयां मंदिर से लेके इस सड़क का यही हाल है। उधर भुइयां मंदिर से लेके ऊपर तक तो करीब 2-2.5 किलोमीटर तो होगी ये। उधर जब मीडिया ने इस बदहाल सड़क का मामला त्रिवेंद्र सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री करण बोहरा के सामने रखा, तो उन्होंने बताया कि उनके सामने सड़क निर्माण का मामला सामने आया है और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र का भ्रमण कर शीघ्र ही सड़क निर्माण कराने के लिए कहा है। देखिए, मेरी जानकारी में ये पूरी रोड का जो मैटर है आ चुका है, और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के PWD के अधिकारियों को इस रोड को बनाने के लिए निर्देशित किया है, और मैं समझता हूं कि वो जनता की जरूरत के हिसाब से वो रोड तुरंत बन जानी चाहिए और जो क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। डोईवाला विधानसभा, जिसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए डोईवाला के विधायक सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार विकास को गति दे रहे हैं, लेकिन उनका विधानसभा से मात्र 18 किलोमीटर दूर यह रामनगर डांडा की बदहाल सड़क सरकार और डोईवाला के जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े दावे इस गांव में आकर फेल नजर आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर सरकार ने सड़क की सुध लेकर इसे नहीं सुधारा, तो फिर गांव के लोग भाजपा को वोट देने के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इससे शासन प्रशासन जो चाहिए कि इस 2.5 किलोमीटर लंबी बदहाल सड़क का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर गांव बुनियादी सुविधा प्रदान करे, तब जाकर सही मायने में डोईवाला आदर्श विधानसभा इस गाँव के लोगों के लिए होगी। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
विश्व पर्यटक स्थल जो पिछले वर्ष गुप्ता बंधु को 100 करोड़ रुपए की शादी से चर्चा में हो रहा, फिलहाल वीरान पड़ा हुआ है। पहाड़ों में स्थानीय लोगों के रोजगार का जरिया पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। होटल, वाहन, अन्य व्यवसाय पर भी संकट की मार पड़ रही है। वहीं पर्यटक स्थल औली की ओर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान, पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार, विश्व पर्यटन स्थल औली हुआ वीरान, औली की वादियां पर्यटकों में लग रही वीरान। वर्ष भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला औली बुग्याल को कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। अनलॉक शुरू होने के बाद भी पर्यटकों में लग रही बेजान। इस दौरान साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग व्यवसाय, तीर्थ प्रकृति पर्यटन व्यवसाय करने वालों का रोजगार भी ठप हुआ है। कोरोना संकट से क्षेत्र का पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया है। 6 महीने से जोशीमठ क्षेत्र में तमाम तरह की पर्यटन गतिविधियां जो संचालित की जाती थी वो बिल्कुल हंसिए पर है। कोरोना संकट ने पूरा पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ के रख दी है। सभी लोग जो है, जितने एडवेंचर और ऑपरेटर यहाँ जोशीमठ क्षेत्र के छोटे से लेके बड़ा, वो जो है कोरोना की मार से इतना टूट चुका है कि अपने ऑफिसों में ताले लगा के घर में बैठने को मजबूर है। GMBN के औली स्की रिजॉर्ट सहित नंदा देवी इको हट को पर्यटकों का इंतजार है। निगम की कामधेनु औली चेयरलिफ्ट भी कोरोना संकट में बंद पड़ी है। वहीं चेयरलिफ्ट संचालन बंद होने की वजह से GMBN को प्रतिदिन लाखों का घाटा हो रहा है। औली में पर्यटन सीजन से रोजी रोटी चलाने वाले स्थानीय युवाओं और होटल, ढाबा, वाहन चालकों, होम स्टे संचालकों को लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। एडवेंचर संगठन जोशीमठ से जुड़े 2 दर्जन युवा टूर संचालकों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। टूर एजेंसी में काम करने वाले लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। एसोसिएशन जोशीमठ के अध्यक्ष विवेक पवार कहते हैं कि कोरोना संकट के चलते पूरा पर्यटन व्यवसाय चरमरा गया है। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ का अध्यक्ष व औली का स्थानीय निवासी हूँ और जब से हमारे देश में यहाँ पर लॉकडाउन चला हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे औली में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो तमाम एडवेंचर कंपनियां, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस वगैरह थे, सब पे ताला लग चुका है। तो और जितने भी इसमें जो काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉय और कर्मचारी थे, आज उन सब की नौकरियां चली चुकी है और नौकरियां जाने की वजह से वो सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं और उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने है। चारधाम यात्रा सहित ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन हुआ चौपट। हालांकि चारधाम यात्रा के खुलने से बद्रीनाथ धाम के दर्शन हेतु यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन औली जोशीमठ बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम नहीं करने और जोशीमठ औली रोपवे चेयर लिफ्ट के कोरोना संकट के कारण बंद होने से भी टूरिस्ट औली की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते औली में पर्यटन पूरी तरह से चौपट होकर रह गया है। ऐसे में स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। अगर इंसान में पर्यावरण के प्रति प्रेम जाग उठे तो धरती के फिर से स्वच्छ और हरी भरी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने मेहनत के लिए हाथ उठाए हैं तो क्रांति जरूर आई है। आज हम आपको नैनीताल की लतिका से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए नगर भर में स्वच्छता की लता को फैलाने का संकल्प लिया और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर इंसान में पर्यावरण के प्रति प्रेम जाग उठे तो धरती फिर से स्वच्छ और हरी भरी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने मेहनत के लिए हाथ उठाए तो क्रांति आई है। आज हम आपको नैनीताल की लतिका से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए नगर भर में स्वच्छता की लता फैलाने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। दरअसल लतिका शाही नैनीताल की रहने वाली हैं। नैनीताल की खूबसूरत वादियों से उन्हें जितना लगाव है, उतना ही प्यार शहर ने उन्हें दिया है। हमेशा से लतिका यहाँ के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने 2018 में शहर में लगने वाले नंदा देवी मेले में भंडारे के बाद बचे खाने व पत्तलों को उठाकर उनकी कंपोस्टिंग करवाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लिया और टीम बना दी। 2019 में उन्होंने शहर भर में मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी का नारा देकर जागरूकता अभियान की शुरुआत करी। 2020 में कोरोना काल में नैनीताल के डीएसए मैदान में भी सब्जी मंडी लगने लगी। मंडी में सड़ी गली वेस्ट सब्जियों व उनके कूड़े के निस्तारण को डीएसटी डिपार्टमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया और काम शुरू कर दिया।
लतिका शाही अपनी टीम के साथ रोजाना मंडी से करीब 200 से 300 किलो कूड़ा उठाती है और नगर पालिका के सहयोग से सारी वेस्ट सब्जियों का नारायण नगर में कंपोस्ट करवाती है। मैं इसी शहर नैनीताल शहर को बिलोंग करती हूँ और मुझे इस शहर से बेहद प्यार है और इसकी खूबसूरती जो है आजकल जैसे देख रहे हैं कूड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत कूड़ा हो रहा है और इसी उससे मैंने DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें हम वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं और मैंने वेस्ट मैनेजमेंट लिया है जिसमें हम मंडी का फिलहाल कूड़ा उठा रहे हैं और मंडी का उठा के नगर पालिका और हिलदारी जो अभियान है उनके संग हमने नारायण नगर साइट में जाके हम उसको कंपोस्टिंग करते हैं। लतिका की मेहनत और उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अगर हम में से कुछ लोग अपने कीमती वक्त से कुछ समय दे सके तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान सार्थक हो उठेगा। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। खबर केदारनाथ हाईवे से, जहां पर सड़क हादसे में स्कॉर्पियो कार मंदाकिनी नदी में डूब गई। कार में सवार 4 लोगों में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बाकी लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि घटना जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद राहत बचाव की टीम को पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लग गया, जिससे स्थानीय जनता ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके सड़क पर प्रदर्शन किया। स्कॉर्पियो गाड़ी है रुद्रप्रयाग नंबर की और इसमें 4 व्यक्ति सवार बताए जा रहे थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं और ये लोग नारी खतेड़ा विलेज के रहने वाले हैं। इसमें एक अर्जुन सिंह है जो पहले गाड़ी से छटक गए थे। जब गाड़ी गिरी तो फिर कुछ लोकल ने उनकी हेल्प करी, ऊपर आके वो हॉस्पिटल चले गए और उनके द्वारा ये बताया गया कि 3 लोग और हैं। जब रेस्क्यू टीम और लोग ये नीचे पहुंचे, SDRF, जनपद पुलिस, फायर सर्विस, DDRF। बाजपुर के मुड़िया पस्तौर में एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतका का सैंपल जांच के लिए भेज दिया, जिसमें मृतका के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में मृतका को दफनाया गया। SDM MP वाजपेयी ने बताया है कि मंगलवार की सुबह मुड़िया पस्तौर निवासी 55 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतका का सैंपल लिया था, जिसमें महिला आई गई। उन्होंने ये भी बताया कि महिला हार्ट पेशेंट थी तथा उसके शरीर पर दर्द रहता था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि देर शाम कब्रिस्तान में महिला के शव को दफन कर दिया गया है। वहीं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा मुड़िया विस्तार सहित कब्रिस्तान को सैनिटाइज करवा दिया गया। वहीं गदरपुर की एक महिला की हल्द्वानी में मौत हो गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। एक केस हमारा गदरपुर में, जो कि कल उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको सुशीला तिवारी हायर सेंटर रेफर किया गया था। वहां उनकी डेथ हुई है और उनका भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अब हम लोग इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी की सैंपलिंग कराई जाएगी। आज बाजपुर में हमने लगभग 230 लोगों के सैंपल किए हैं और ऐसे ही गदरपुर में 123 सैंपल्स हुए हैं। बागेश्वर जनपद में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही। लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही। पिछले 24 घंटे में कपकोट में बारिश सबसे ज्यादा हुई है। आपको बता दें 100 मिलीमीटर, बागेश्वर में 90 मिलीमीटर व गरुड़ क्षेत्र में 86 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर पड़ने लग गए हैं। नदी नाले रास्तों में सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। गरुड़ क्षेत्र में मटे गांव में 3 गांव को जोड़ने वाला पुल बह जाने से ग्रामीणों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। बागेश्वर जनपद में 40 सड़कें बंद है। जनपद के कपकोट में सबसे ज्यादा 23 सड़कों में लैंडस्लाइड होने से, पेड़ गिरने से लगभग 42 गांव प्रभावित हुए। बागेश्वर 5 सड़कों में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। वहीं गरुड़ क्षेत्र में भी बारिश का कहर बरसा रही है। आपको बता दें 12 सड़कों में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जबरदस्त बारिश से परेशान ग्रामीण अपनी बाइक को उठाकर लैंडस्लाइड को पार करते दिखाई दिए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में बरसात के दिन कितने कठिन होते हैं। अभी बागेश्वर में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश हो सकती है। अभी और सतर्क रहने की जरूरत है।
पास अभी देख रहे हैं आप जनपद में लगातार जो है बारिश रात्रि से हुई है, सुबह भी काफी बारिश हुई है। तो सिंचाई विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उसमें बागेश्वर में 100 mm बारिश बताई गई है, गरुड़ में 95.50 mm और 85 mm बारिश कपकोट में बताई गई है। और जो हमारी जो सरयू और गोमती है वो भी काफी उफान में है और खतरे के निशान के लगभग करीब ही पहुंच चुकी है। और सभी जो अपनी हमारी टीम्स है उनको अलर्ट में रखा गया है। इस बारिश से हमारे टोटल 40 मोटर मार्ग बंद है और जिसमें से अभी 2 मोटर मार्ग अभी हमारे पास सूचना आई है वो सुचारू कर दिए गए हैं। बाकी मार्गों को भी सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगाई। खबर उत्तराखंड के गदरपुर की है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 बाइक सवारों के साथ 40 लीटर शराब पकड़ी है, जिसके तहत उन दोनों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पिता पुत्र को शराब के साथ पकड़ लिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई सामने, नशे के विरुद्ध पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। पिता और पुत्र को 40 लीटर शराब के साथ पकड़ लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।